हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास में आपकी हिंदी टीचर सोनम में। आज मैं आपके साथ वेस्ट बंगाल एसएससी हिंदी टीचर 11th-12th का जो सिलेबस में लगा हुआ है हिंदी भाषा का विकास और हिंदी की बोलियों से कुछ महत्वपूर्ण नोट्स और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं हिंदी भाषा का विकास और हिंदी की बोलियाँ। और जो 1 नंबर में आपने हिंदी साहित्य का इतिहास देखा है उसमें क ख ग जो वहाँ पे दिया गया है। क में आप लोगों का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के बारे में विस्तृत से अध्ययन करना है, जिस पे मैं जो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पे मैंने वीडियो भी डाला है ना, और छायावाद पे भी डाला है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसमें थोड़ा डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, ख नंबर में आपको उल्लिखित चारों काल के जो सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष पढ़ना है। और ग नंबर में प्रत्येक कालों के प्रमुख कवियों और कवियों का जो है सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। तो मैं अभी कवियों के बारे में जो है परिचय जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं उनके बारे में मैं डेली अभी शॉर्ट्स डाल रही हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर फिर भी उससे ना हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि और किस पे जो है मुझे वीडियो डालना पड़ेगा ना। तो आज ये पढ़ते हैं हिंदी भाषा का विकास। ये थोड़ा अलग है ना। तो यहाँ से मैं आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी भाषा का विकास हिंदी की बोलियाँ से। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए, हिंदी भाषा शब्द जो है संस्कृत भाष धातु से बना है। क्या से? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है भाष वक्तयाम वाची ना, अर्थात व्यक्त वाणी। क्या? व्यक्त वाणी। ठीक है। भारतीय आर्य भाषाओं, अब हम लोग का क्या पढ़ना है? भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं को जो विश्व में आप जानते हैं लगभग 3000 भाषाएं। कितने हैं? 3000 भाषाओं का परिवार है और इसमें मुख्यतः जो है 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया। जो 3000 भाषाएं हैं उसको मुख्यतः जो है 12 भाषा परिवार में विभाजित किया गया है। इन भाषा परिवारों में भारोपीय परिवार जो है विश्व का सबसे समृद्ध भाषा परिवार है ना। हिंदी इस भाषा परिवार की ही भाषा है। अगर पूछिएगा कि हिंदी कौन सी भाषा परिवार की भाषा है तो याद रखेंगे हिंदी भारोपीय समूह परिवार की भाषा है। ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा ऐसे बोल सकते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को फिर 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ना, 1500 से 500 ईसा पूर्व। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, 500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व। और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 1000 से अब तक का जो ना आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय सीमा है। ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 1500 ईसा से 500 ईसा पूर्व है ना, इसको 2 भागों में विभाजित किया। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में जो है वेद, संहिता, उपनिषद ना, जो वेद है हम लोगों का यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारों वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में की गई। तो पूछा जाएगा कि वेदों की रचना कौन से संस्कृत में की गई है तो याद रखेंगे वैदिक संस्कृत में। ठीक है। और लौकिक संस्कृत की रचना जो है ना, वो उसमें रामायण पुराण है ना, पाणिनि के अष्टाध्यायी ना, महाभारत की रचना व लौकिक संस्कृत में की गई है। याद करेंगे। अब देखिए, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो 500 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय सीमा है ना। 500 से 1000 तक के 1500 वर्षों तक का जो भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृत तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई। तो पहली इसकी कौन सी भाषा है? पाली। पहली क्या है? पाली। पाली का कैसे विकास हुआ ना, देखिए पढ़ते हैं। पाली को हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के ना, बौद्ध धर्म का बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथ जैसे सूत पिटक हो गया ना, विनय पिटक, अभिधम पिटक जो है ग्रंथों की रचना हुई। जैसे सूत पिटक जो है उसमें साधारण बातचीत के ढंग पर बुद्ध के उपदेशों का उसमें संग्रह किया गया है ना। और विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है, जो संघ के संचालन के लिए नियम बनाए गए थे उसमें वहाँ पे वर्णन है। अभिधम पिटक में धर्मों का क्या है? विश्लेषण किया गया है ना। अब पाली के 3 व्याकरण है। कितने हैं? 3 व्याकरण। कौन कौन से व्याकरण है? यहाँ देखिए, सदनीति। पहला है सदनीति व्याकरण जिसकी रचना अगवंश ने की। दूसरा है कच्चान व्याकरण, तीसरा है मुगलन व्याकरण। याद रखेंगे। अब देखिए, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत को क्या कहा जाता है? द्वितीय प्राकृत। वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा और हेमचंद ने जो है प्राकृत व्याकरण की रचना की। याद रखेंगे, हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण की रचना की है।
अपभ्रंश ना, अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। क्या? बिगड़ा हुआ ना। दंडी ने इसे अभिराधि की भाषा भी कहा है। दंडी ने क्या कहा है? अभिराधि की भाषा। अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। तो भी याद रखेंगे, अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? पतंजलि ने अपने महाभाष्य में। ठीक है, आगे देखिए, अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और भाषाएं से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लेंगे आप लोग। अपभ्रंश, शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश ना, शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश में कितनी भाषाएं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, याद रखेंगे। पैशाची अपभ्रंश में पंजाबी, ब्राह्मण अपभ्रंश सिंधी, खस पहाड़ी, महाराष्ट्री मराठी, है ना, और जो है अर्धमागधी से अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, मागधी, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया ना, इन सभी भाषाओं का जो है विकास हुआ है। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं तथा उनकी बोलियां, हिंदी की उपभाषाएं उनकी बोलियां से, ये देखिए हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 5 यहाँ पे दिया गया है, और उसकी बोलियां भी दी गई है। तो पहला हो गया पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की में कौन कौन बोलियां हैं? तो देखिए पश्चिमी हिंदी में जो है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कनौजी है। ठीक है, कनौजी ना, कनौजी है। अब देखिए पूर्वी हिंदी में तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये बोलियां हैं, याद रखेंगे। ABC, A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी, ऐसे याद कर सकते हैं। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाती और मेवाती, मालवी। ठीक है, बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोली है? भोजपुरी, मैथिली, मगही। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ये प्रमुख बोलियां हैं। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मैं लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं? अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, ये तीनों है ना। तो और नहीं पूछा है आपका, क्या पूछा है? नहीं है। तो कौन सी नहीं है? मगही। मगही बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। ऑप्शन देखिए, ए में प्राकृत, बी में पाली ना, सी में लौकिक, डी में वैदिक संस्कृत। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य कौन सा है? पाली है। कौन सा? पाली में बौद्ध धर्म की अनेक रचनाएं की गई है। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। असत्य कथन आपको ढूंढना है। भाषा एक सामाजिक क्रिया है, क्या सही है ना? भाषा एक सामाजिक क्रिया, सही है, वो सामाजिक है। भाषा एक विचार विनिमय का प्रमुख साधन, सच में है ना, सही है ना। विचार, भाषा के माध्यम से अपने मन के विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, तो ये भी सही है। भाषा व्याकरण बोध होती है, ये भी सही है। भाषा समाज निरपेक्ष होती है। भाषा समाज निरपेक्ष नहीं होती, बल्कि समाज क्या होते हैं? सापेक्ष होते हैं। तो असत्य ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? असत्य होगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा ना? अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी किसने कहा? ऑप्शन देखिए, ए भोलानाथ तिवारी, बी चंद्र शर्मा गुलेरी, सी है नामवर सिंह और डी है सी प्रसाद सिंह। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश ना अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। कथन है, किसका कथन है? ए नंबर में देखिए किशोरीदास वाजपेयी, बी में आचार्य शुक्ल, सी में हजारी प्रसाद देवजी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप जानते होंगे कि ये किसका कथन है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो उनके हिंदी साहित्य का इतिहास का बुक है अपभ्रंश का जो प्रकरण है उसमें ही इन्होंने लिखा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। देवनागरी में कुल कितने वर्ण हैं ना? ऑप्शन यहाँ देखिए 11, बी 26, सी है 33 और डी है 52। तो देवनागरी में कुल कितने? 52 वर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम ना, मतलब प्राकृत के पहले का जो अवस्था का क्या नाम है ना? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में पाली है, बी नंबर में संस्कृत है, सी में हिंदी और डी में अवध। तो प्राकृत के पहले की अवस्था का क्या नाम है? पाली। अभी हम लोगों ने पाली के बाद प्राकृत आई, फिर ना, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म क्या है ना? कनौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू और खड़ी बोली हिंदी। तो ये सब पूरा याद होना चाहिए। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। इसका सही आंसर क्या होगा? खड़ी बोली बुंदेली ना, खड़ी बोली बुंदेली। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? महाराष्ट्री, शॉर्ट श्रेणी, अर्धमागधी और मागधी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? अवधी का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है ना। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना कि अवधी का विकास जो है
किससे हुआ है बताइए। अभी मैंने आप लोगों को बताया है ना, कि अवधि का विकास जो है ना किस अपभ्रंश से हुआ। महाराष्ट्री शॉर्ट श्रेणी ना, शॉर्ट श्रेणी, अर्धमागधी और मागधी। तो और जो अवधि का विकास है वह जो है आपके कौन से अपभ्रंश से हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर क्या है बताइए। अवधि का विकास जो है आपका कौन से अपभ्रंश से हुआ है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। अर्धमागधी से। क्या होगा। अवधि का विकास जो है अर्धमागधी से होगा, क्योंकि महाराष्ट्री का विकास किससे हुआ। मराठी से। मराठी, ठीक है, मराठी, ये मराठी हो गया। और शौर श्रेणी ना, शौर श्रेणी का विकास क्या हुआ है। पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी। मागधी का विकास आप जानते ही हैं, बिहारी हिंदी से। बिहारी है। और अर्धमागधी का जो है, अर्धमागधी का विकास ना, अवधि का विकास जो है अर्धमागधी से हुआ। किससे। अर्धमागधी से। तो इस तरह से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और मुझे कमेंट में बताएं ना आगे कैसे जो है आपके लिए मैं वीडियो लाऊं ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।